जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जीडी मॉडल सेट 64 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र इससे कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वह अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगर वोट देने की बात करें तो वोट देने की न्यूनतम आयु 28 वर्ष होती है। 35 साल हमने बता दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अगर हम इस पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा सवाल है ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन और निर्यात करता है। तो ब्राजील में सबसे अधिक कहवा उत्पादन होता है। कहवा मतलब कॉफ़ी, कहवा उत्पादन या कॉफ़ी उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगर राजीव गांधी की बात करें तो इनको मिस्टर क्लीन कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई, सॉरी ये ऑप्शन नंबर बी में हमने टिक लगा दिया। ये भैया चलिए, तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ महात्मा गांधी की बात करें तो इन्हें बापू के नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है? तो झारखंड एक राज्य है, मुंबई गोवा भी एक राज्य है। मुंबई क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उड़ीसा भी एक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये गुलाम वंश के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया बीमारी फैलती है। तो हम लोग जानते हैं मलेरिया बीमारी मच्छर के काटने से होती है। मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अगर गाजर की बात करें तो विटामिन का स्रोत है। गाजर विटामिन ए का भरपूर स्रोत होता है। तो सोयाबीन और दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो रियो ओलंपिक जो 2016 ईस्वी में हुआ था, इसमें 2 ही मेडल आया था। एक पीवी सिंधु जो रजत पदक जीती थी और साक्षी मलिक कांस्य पदक जीती थी। तो हमसे रजत पदक के बारे में, सिल्वर मेडल के बारे में पूछा जा रहा है तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से है, और ये साक्षी मलिक जो कि कुश्ती से है और ये कांस्य पदक जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन किस राज्य में है? तो सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। अगर कोहिमा की बात करें तो नागालैंड की राजधानी है। दिसपुर असम की राजधानी है और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो गोवा की राजधानी पणजी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनसागर बांध किस नदी पर है? तो बनसागर बांध सोन नदी पर है और वो मध्य प्रदेश में है ये बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अगर ईटानगर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और शिलांग मेघालय की राजधानी है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे जो 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे। और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण मौजूद होता है? तो पौधे का जो हरा रंग होता है उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण वो हरा रंग होता है, जिससे क्लोरोफिल के कारण ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन को बना पाता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर पाता है। चलिए अगला सवाल है HIV एड्स जो कि एक विषाणु से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाला जाइलम निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार है? तो ये ध्यान में रखना है, जाइलम जल को परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है पौधों में। तो जाइलम ऑप्शन नंबर डी पानी के परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हैकेल निम्नलिखित में से किस नियम को प्रतिपादित किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल विरासिता के नियम को प्रतिपादित किया था, जिसमें ये बाकी के जो 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथकता का नियम और वंशानुगत का नियम, ये तीनों मेंडल दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल दिए थे। बाकी विरासिता का नियम अर्नेस्ट हैकेल ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यंत्रों में से किसकी कार्यप्रणाली में जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये जो जीरो है, अगर बात करें कंप्यूटर में तो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है जो 0 और 1 पर ही निर्भर रहता है। तो जीरो कंप्यूटर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक दूसरा अलैंगिक जनन होता है। जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाकी अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में 2 की आवश्यकता होती है, 2 जीव की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में सिर्फ 1 जीव की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है, जबकि गतिज ऊर्जा का सूत्र ½ mv² होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह असमतापी प्राणियों का समूह है? तो असमतापी प्राणी जिसे हम लोग शीत रक्त प्राणी भी कहते हैं, ये क्या होता है? शीत रक्त प्राणी जो भी होते हैं तो वातावरण के तापमान के हिसाब से इनके शरीर का तापमान बदलते रहता है, मतलब इनका तापमान बदलता रहेगा। तो ऐसे प्राणी को असमतापी प्राणी कहते हैं या फिर शीत रक्त प्राणी कहते हैं, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल आते हैं। मेढक आ जाते हैं, मेढक होंगे, सांप हो जाते हैं, और बात करें तो छिपकली हो जाते हैं, कछुआ, मगरमच्छ, मछली, बहुत सारे जीव हो जाते हैं। तो और अगर बात करें उसके बाद फिर हम लोग आंसर पे आते हैं। अगर हम लोग समतापी की बात करें, समतापी का मतलब ये होता है कि वैसे जीव जिनके शरीर का तापमान समान रहता है, मौसम बाहर का मौसम कैसा भी हो उनके शरीर का तापमान समान रहता है। तो इसमें मुख्य रूप से स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी होते हैं वो सारे के सारे आएंगे, साथ ही साथ पक्षी, सारे के सारे पक्षी जो होते हैं वो समतापी में होते हैं। तो हमसे असमतापी पूछा है, तो ऑप्शन में अगर देखिए, पहले ऑप्शन में कौवा है जो पक्षी है और समतापी है, दूसरे में भी कौवा है पक्षी है जो समतापी है, तीसरे में बात करें तो मछली, केचुआ और मेढक, ये तीनों का तीनों, मेढक और केचुआ, ये तीनों का तीनों क्या है? तो असमतापी प्राणी है। इसके अलावा भी ध्यान रखना है, मेढक के अलावा सांप होता है, छिपकली होता है, मछली होता है, ये सारा जो है ये शीत रक्त या फिर असमतापी प्राणी है, जिनके शरीर का तापमान बार बार बदलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य स्तनधारी होता है, वो समतापी में आ जाएगा, समतापी में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति भंडार किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल या फिर कोशिका का शक्ति भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का मतलब क्या है? तो रक्त के 4 भाग होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लाज्मा होते हैं और प्लेटलेट्स, 4 भाग होते हैं। तो आरबीसी लाल रक्त कण होते हैं, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी हो जाते हैं। चलिए, और बाकी और लाल रक्त कण की बात करें तो इसका कार्य क्या है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ऊर्जा का परिवहन करना है, हार्मोन्स का परिवहन करना है, आरबीसी का ही काम है। अगर सफ़ेद रक्त कण की बात करें तो शरीर में जाने वाले जीवाणुओं से, शरीर में जाने वाले कीटाणुओं से ये सबसे पहले लड़ते हैं और बीमारी से हमें बचाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापक यंत्र क्या है? किस यंत्र से विभवांतर को मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। आमीटर से बात करें तो विद्युत धारा मापा जाता है, और इलेक्ट्रोमीटर से बात करें तो दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बाकी पी से बात करें तो तो फास्फोरस को पी से और पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? वनस्पति का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। जूलॉजी में जीव का अध्ययन हो जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन हो जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन हो जाएगा। साथ ही सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में जनरल सी बात है 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? अगर तत्व हमसे पूछा कि धरती पर कौन सा, अगर पूछता तत्व कौन सा पाया जाता है सबसे अधिक, तब हमारा ऑक्सीजन उत्तर होता। हमसे पूछा है कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है, तो सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम पाई जाती है। उसके बाद लोहा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंदर की तरफ घुमावदार लेंस कौन सा है? तो लेंस ये दो तरीके के लेंस होते हैं, एक ये अंदर की तरफ होते हैं और ये एक बाहर की तरफ होते हैं। जो अंदर की तरफ होते हैं इनको अवतल लेंस कहा जाता है, और जो बाहर की तरफ रहते हैं निकले हुए उनको उत्तल लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घुमावदार की तरफ है, बाहर की तरफ सॉरी अंदर की तरफ, अच्छा अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ हमारा हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मछली सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? तो हम लोग जानते हैं मछली अपने गल्फर गिल्स से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ध्यान रखना है कि रासायनिक दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होते हैं और एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का निर्माण नहीं होता, वही चीज़ें रहता है। जैसे अगर लोहे के मुड़ने की बात करें, लोहा अगर मुड़ता है तो लोहा ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे मोमबत्ती के पिघलने की बात करें, मोमबत्ती पिघल जाएगा तो मोमबत्ती ही रहेगा, वो दूसरा चीज़ नहीं बनता है, तो भौतिक परिवर्तन है। अगर बर्फ़ या फिर बर्फ़ जमने या पिघलने की बात करें तो वो भी भौतिक परिवर्तन ही होगा, कोई नया चीज़ें नहीं बनता है। अगर वही बात करें दूध से दही बनने की, तो दूध से अगर दही बात करें ना, दूध से एक दही बना तो एक नया चीज़ें बना, साथ ही साथ रिवर्स नहीं हो सकता है, दही से दूध भी नहीं बन सकता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरीके से हमारा लोहा पिघलना एक भौतिक, लोहा पिघलेगा तो लोहा ही रहेगा, नया चीज़ तो नहीं बन पाएगा, लोहा से कुछ दूसरा चीज़ तो नहीं बनेगा, तो लोहा का पिघलना भौतिक परिवर्तन ही होगा। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होगा, या फिर आग लगने की बात करें वो भी रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी किसी काम को 15 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो बारी बारी से भाग लगाते हैं, 10 से 30 में भाग लगाते हैं 3 बार में, 15 से 30 में भाग लगाएंगे 2 बार में। तो समय कैसे निकालते हैं? ये जो एलसीएम होता है कुलकारी होता है, इसको ऊपर रखते हैं और नीचे क्या करते हैं, जिसका दोनों मिलकर पूछा है ना, तो ये क्षमता होता है, ये जो भाग लगा लिए थे ये क्षमता था। जिसका समय पूछे तो उसी का क्षमता नीचे रखना है। तो दोनों मिलकर क्षमता पूछा, दोनों मिलकर समय पूछा, तो दोनों मिलकर क्षमता 3 और 2 5 नीचे रख लेंगे, 6 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा सवाल है मूलधन 3000 रुपये 5%, समय 2 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। सिंपल सी बात है, मूलधन 3000 दे रखा है, दर 5% दे रखा है, समय 2 वर्ष दे रखा है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, 2 वर्ष का जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, एक हम लोग फाइनल दर निकालते हैं 2 वर्ष के लिए। क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं A+B प्लस AB/100। ए और बी दोनों जगह पे क्या रखेंगे, तो दर को ही रखेंगे। तो ए की जगह 5 और बी की जगह भी 5 रख लेते हैं। 5 + 5 और प्लस 5 × 5/100। तो यह आ जाएगा 5 और 5 हो गया 10 और 25/100 का हो जाएगा 10.25%। तो एक दर निकल गया। अब सीधे सीधे ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इसी मूलधन का, जो मूलधन दे रखा है इसी का 10.25% निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत के बदले नीचे 100, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, 2 अंक है ना, तो नीचे आ गया 100। 3 जीरो खत्म हो गया, 3 जीरो यहाँ से हम भी खत्म कर लेते हैं। तो इस 3 को 10/125 से गुना कर लेते हैं। 5 × 15 का 5 बाकी 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, और 3075। नीचे एक बार जीरो बचा है तो इधर दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, यही हमारा डायरेक्ट ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो 307.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, 400 रुपये का 20% प्लस 150 का 30% क्या होगा? तो 20% के बदले नीचे 100 दे देते हैं, 2 जीरो खत्म, 20 चौके हो गया 80,
प्लस फिर 30% के बदले नीचे 100 दे देते हैं, तो 1 0 खत्म हो गया, तो बच गया 15 या 45। तो 80 और 45 कितना हो जाएगा? 125। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3:8। तो इसको 3/8 लिख सकते हैं। समानुपात है, उसके बदले हम बराबर दे सकते हैं। 6:x की जगह 6/x लिख सकते हैं। बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, और कोना कोना गुना कर लेते हैं। 8 दूना हो जाएगा 16, x का मान आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत जिसका क्षेत्रफल 1053 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 39 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल की जगह 1053 हमें दे रखा है, लंबाई भी हमें दे रखा है 39, और चौड़ाई मेरे पास है नहीं। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 से 3 बार में काट लेते हैं, 13 8 104, ये 81 बार में, 3 से कट जाएगा 27 बार में। तो बी क्या आ गया? बी आ गया 27, मतलब चौड़ाई आ गया 27 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल 7/24 है, यदि पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? मतलब कोई दो सम संख्या उसका व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा। तो पहला संख्या 6 दिया है, उसका उल्टा हो जाएगा 1/6, प्लस दूसरा संख्या पता नहीं है तो 1/x मान लेते हैं, मतलब x था उसका उल्टा बोला है, और 7/24। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भिन्न के जोड़ की तरह से लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा? x प्लस 6 नीचे में 6x बराबर में 7/24। अब इसको कोना कोना गुना करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। 24 को x से गुना करेंगे 24x, और 6 7 हो जाएगा 42x। तो 24x और साथ ही साथ 42x दोनों माइनस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? 8 4 12 18x, और बराबर में आते हैं 24 गुना 6। 24 गुना 6, ये 24 और ये 6 गुना होगा, बाकी तो संख्या कोई दूसरा है नहीं, तो 6 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट गया 8 बार में, x का मान आ गया 8। हमसे ये पूछा गया दूसरा वाला सम संख्या क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। बाकी अपने हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित है? तो 9 से विभाजकता का नियम ये है, कौन सा पूछ रहा है? तो कोई 2 3 संख्याओं को जोड़ते हैं 9 पुराते हैं, तो 7 और 2 हो गया 9, कहानी खत्म। 8 और 1 हो गया 9, कहानी खत्म। 7 और 1 8 ही पूरा, 9 नहीं पुराना, और ये 0 है, तो 9 अगर पुरता तो ये विभाजित हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, 6 और 3 हो गया 9, 5 और 4 हो गया 9, 8 और 8 हो गया 16, और 16 2 18, 18 में 9 से भाग लग जाता है ना, तो इस पूरे संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और जितना वर्ग का क्षेत्रफल उतना ही आयत का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है कि ये 25 आयत का भी क्षेत्रफल होगा। आगे कह रहा है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। तो अब आयत का जो क्षेत्रफल तो 25 हो गया, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब आगे क्या कह रहा है कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा की आधी है। वर्ग की भुजा 5 है, इसका आधा हो जाएगा 5/2। लंबाई पता नहीं और चौड़ाई 5/2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 25 25 हो गया, कोना कोना गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10, तो लंबाई क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या तिरछी ऊंचाई 4:7 है, तो इसका तिरछा क्षेत्रफल यदि इसका तिरछा क्षेत्रफल 3168 है तो त्रिज्या क्या होगी? तिरछा क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये हमें दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है πr/l होता है। क्षेत्रफल जो 3168 दे रखा है, पाई का वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, और आर यहाँ पे त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई मतलब आर और एल का अनुपात दे रहा है, तो आर हम लोग 4x रख लेते हैं और एल हम लोग 7x रख लेते हैं। तो अनुपात में तो x रख लेते हैं, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और अगर इसको काटें तो 4 से इसको काट लेते हैं, 7 चौके 28 बच गया यहाँ पर, 3 36, 9 चौके 36 और 7 चौके 28। सॉरी एक बार और कैंसिल कर लेते हैं, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गया है, तो 4 से कैंसिल करें, 7 चौके 28 बच गया 3, 9 चौके 36, ये 2 बार में 792 बार में। फिर इसको 22 से इसको काट लेते हैं, पहले 11 से काट लेते हैं, 11 7 हो जाएगा 77, 11 9 22, और फिर ये 2 से कट जाएगा 36 बार में। तो x गुना x स्क्वायर बराबर 36 आया, x स्क्वायर बराबर 36, तो x का मान क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाता है, तो x बराबर आ गया 6। तो हमसे क्या पूछा है?
त्रिज्या, त्रिज्या 4 है ना, 4x है, तो क्या हो जाए x का वैल्यू तो 6 आया ना, 4 गुना 6 हो जाएगा 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा सा सवाल है, 0.36 है और इसमें 1/25 जो है ना, 1/25, एक में अगर हम लोग 25 से भाग लगाते हैं, इसको दशमलव में लाते हैं तो ये आ जाएगा 25 से 1 में भाग लगाना है ना, 25 से 1 में लगाना है, तो ये लगेगा नहीं तो 1 0, फिर लगेगा नहीं तो 1 0, 25 चौके 100, 0.04 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, 0.40, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 है तो भुजा क्या होगा। सिंपल सी बात है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका रूट कर देते हैं, तो 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का, तो 32 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, x का मान बताना है, x + 12 बराबर 28, ये +12 को इधर लेके आ जाते हैं, -12 हो जाएगा, 28 में से 12 जाएगा 16, x² बराबर हुआ 16, और जैसे स्क्वायर जाएगा रूट बन जाएगा, तो जैसे ही रूट का मान आता है, 16 का रूट 4 होता है, तो जैसे रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में उसका वैल्यू होता है, तो +-4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा सवाल है, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22.1/2 सेकेंड में खंभे को पार करती है तो गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। मतलब हमसे रेलगाड़ी की चाल पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय, जो कि दूरी हमारा 450 मीटर है और नीचे समय क्या है, तो 22.1/2, इसको तोड़ लेते हैं तो 22 दूना 44 और 45/2, 45 और बटे 2 चला जाएगा ऊपर, ये मीटर प्रति सेकेंड में आया, हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लेते, हो गया, सॉल्व कर लेते हैं, 45 से कट जाएगा 10 बार में, 5 से कट गए 2 बार में, 18 दूना 36, 36 दूना 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आखिरी सवाल है, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हमसे दूरी पूछा है, दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है, चाल हमारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और हमारा समय है 45, तो इसको हम लोग घंटा में बदल लेते हैं, 45 को घंटा में बदलने के लिए, 45 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर भाग लगा लेते हैं, तो 15 × 5 = 75, 15 चौके 60, और हो गया, अब तो नहीं कटेगा ये, 25 का 5 बाकी 2, ये आ जाएगा 225/4, 225/4 भाग लगा लेते, 56.25 किलोमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इनसे हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।